की वीडियो में हम देखेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एकदम डिटेल में सब कुछ एकदम जीरो पॉइंट से लेके और ओवरव्यू ओवर पूरा पढ़ लेंगे कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट सेमेस्टर के सारे टॉपिक को आज ओवरव्यू करते हुए चलेंगे और ओवरव्यू भी हो जाएगा, आपको इंट्रोडक्शन के बारे में भी बता दिया जाएगा। आपको मेजर मेजर चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आज पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखेंगे तो ये कब का एक्ट है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो पूछा जाता है 1872 का एक्ट है। ठीक है, जो है इनैक्ट बाय पार्लियामेंट। ये किसके द्वारा इनैक्ट किया जाता है? पार्लियामेंट के द्वारा इनैक्ट किया गया। और कब किया गया? तो अप्रैल 25 अप्रैल यानी कि 25 अप्रैल 1872 को जिसको क्या किया गया, इनैक्टेड किया गया। डेट कमेंसमेंट डेट पूछें तो 1 सितंबर 1872 है। इसका टोटल सेक्शन देखा जाए तो इसमें आपको टोटल सेक्शन 238 देखने को मिलेंगे। नंबर ऑफ टोटल सेक्शन 238। और ये अप्लीकेबल कहाँ होता है, यानी कि ये लगता कहाँ कहाँ है, तो ये पूरे भारत में लगता है, ऑल स्टेट ऑफ इंडिया। लेकिन एक्सेप्ट मतलब होता है जो अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन जिसे हम कहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर पे ये नहीं लागू होता है। तो याद रखना, पूरे सेमेस्टर में बच्चे पूरा सब कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन इनआक्टमेंट और कमेंसमेंट डेट नहीं याद रखते हैं। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीयूटी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये पूछा जाता है, 1 नंबर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि क्या होता है और इसका जो एक्सटेंट मतलब इसका जो फैलाव है कहाँ कहाँ लागू होता है, तो याद रखना। आगे देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को कितने भागों में बांटेंगे। तो देखिए, इसमें 2 भागों में बांटते हैं हम। 2 सेमेस्टर में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, एक्ट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 2 पार्ट्स, मतलब इसको 2 भाग में डिवाइड किया जाता है। पहले पार्ट को देखिए और सेकंड पार्ट को देखिए, एकदम आसानी से आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले जनरल प्रिंसिपल ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो पहला पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आप पढ़ते हैं फर्स्ट सेमेस्टर का। अगर बात करें तो आपको यही पढ़ना होता है। 1 to 75 सेक्शन आपको डील्स करने होते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, और जो कि इनटू मतलब जो फोर्स में आया था 1 सितंबर 1987 को। अब इसके बाद में जब सेकंड सेमेस्टर में आप जाएंगे तो सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ना क्या होगा, तो सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ना होगा स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आप पढ़ते हैं गारंटी क्या होती है, इंडेमनिटी क्या होती है, बेलमेंट क्या होता है एंड एजेंसीज क्या होता है। तो ये सेकंड सेमेस्टर की बात है, इसको छोड़िए। फर्स्ट सेमेस्टर में है तो फर्स्ट सेमेस्टर को देखिए। अब देखिए, इसमें सेक्शन अगर देखेंगे सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ना होगा सेक्शन 124, जो बात करता है आपका इंडेमनिटी एंड गारंटी से लेके, यानी कि 238 तक देखेंगे, जिसमें वो बताता है कि एजेंसीज क्या होती हैं। ये सब अगले सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे। तो इससे पहले आपको क्या क्या पढ़ना है, तो जनरल प्रिंसिपल पढ़ने हैं, सारे कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से लोग होते हैं, किन किन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट होगा, और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये सब आप किस में देखेंगे, तो 1 से लेकर 75 सेक्शन तक देखेंगे। आइए देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड है ये क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब अगर हम समझें तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सबसे पहले समझ लीजिए, ये कॉन्ट्रैक्ट इज वॉलेंट्री अरेंजमेंट, मतलब ये एक वॉलेंट्री अरेंजमेंट है बिटवीन 2 पार्टीज, मतलब 2 पार्टियों के बीच का ये अरेंजमेंट है। देखो, 2 पार्टी लिखा है और लिखा है मोर पार्टीज, मतलब 2 या 2 से अधिक पार्टियों के बीच का क्या है, ये अरेंजमेंट है। डेट इज इन्फोर्सिएबल बाई लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्फोर्सिएबल बाई लॉ याद रखना। तो इसमें इन्फोर्सिएबल बाई लॉ एज बाइंडिंग लीगल एग्रीमेंट, जो क्या करता है, बाइंडिंग करता है। तो सबसे पहले इसमें 3 टर्म्स आप देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो है एक अरेंजमेंट है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट पूछा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट कितने पार्टी के बीच में हो सकता है, तो कॉन्ट्रैक्ट 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच होता है। एक आदमी एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, और जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो इन्फोर्सिएबल बाई लॉ होना चाहिए एज बाइंडिंग लीगल एग्रीमेंट, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जो एग्रीमेंट हो रहा है वो बाइंडिंग नेचर का होना चाहिए, लीगल के द्वारा बाइंडिंग किया जा सके। ओके, इसके बाद में आप देखेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या होता है, एन एग्रीमेंट, जैसे जो एग्रीमेंट होता है व्हिच इज लीगली इन्फोर्सिएबल एलोन इज ए कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो एग्रीमेंट होता है, एक दूसरे पार्टी के बीच एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है, वो कैसा होता है, लीगली इन्फोर्सिएबल होना चाहिए। एलोन इज अ कॉन्ट्रैक्ट, केवल एक आदमी के द्वारा,
मतलब अब देखिए अगर बात करें ए और बी है, ये दोनों एग्रीमेंट करते हैं कि चलिए आज हमसे हम पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे या फिर हम 10-10 रुपया डेली क्या करेंगे इकट्ठा करेंगे। अब ये दोनों क्या किए एग्रीमेंट कर लिए। एग्रीमेंट मतलब ये ने इनको दिया ऑफर और ये इन्होंने एक्सेप्ट किया। अभी ये ने बी को ऑफर दिया एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इसमें क्या होता है एग्रीमेंट हो जाता है। तो ये जो एग्रीमेंट है इन्फोर्सेबल हो जाएगा क्योंकि अगर ये और बी मान के चलिए रुपये इकट्ठा कर रहे हैं और अगर बी जो है वो रुपया को पूरा लेके चला जा रहा है, ये लेके नहीं, ये के पास जो रुपया था वो नहीं दे रहा है, तो ये क्या जा कर सकता है कोर्ट जा सकता है। तो उसी को कहते हैं इन्फोर्सेबल होना चाहिए बाई लॉ के द्वारा और बाइंडिंग भी होना चाहिए। अब देखिए एग्रीमेंट व्हिच आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो सारे एग्रीमेंट होते हैं वो क्या नहीं होते हैं, सारे एग्रीमेंट जो हैं वो इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं, लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होती, इसलिए कहा गया है ऑल एग्रीमेंट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, अभी आप देखेंगे इसी में। तो लिखा क्या है नॉट लीगली इन्फोर्सेबल आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट रिमेन एज वाइड एग्रीमेंट। वाइड एग्रीमेंट मतलब होता है खत्म हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, आप और दोस्त दोनों दोस्त के बीच में दोस्ती होती है, अब झगड़ा होता है तो क्या होता है दोस्ती खत्म हो जाती है, वाइड हो जाती है। अब वाइड का मतलब होता है कि ये एकदम खत्म हो गई, अभी जिंदगी में एग्रीमेंट बनेगा ही नहीं, यानी कि आपके दोनों दोस्तों के बीच में अब कभी तालमेल नहीं खाएगा। तो ऐसे समझिए which आर नॉट इन्फोर्सेबल एट ऑल। मतलब ये क्या है उसका कोई भी पार्ट क्या लिखा है आर नॉट इन्फोर्सेबल एट ऑल और एज वाइडेबल एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय ओनली वन ऑफ द पार्टीज टू द एग्रीमेंट। दो वर्ड यूज हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए वाइड और वाइडेबल, ये दोनों वर्ड का यूज का मतलब समझिए। जो वाइड एग्रीमेंट होता है वो कभी इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। जैसे आप दो दोस्त मिलके क्या किए एग्रीमेंट किए कि हम तीसरे पर्सन को मार देंगे, अब वो जो आप मारने का इरादा बना रहे हैं वो वाइड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा वाइड हो जाएगा, उसे आप कभी इन्फोर्सेबल नहीं करा सकते हैं। जैसे ए और बी आप दोनों ने मिलकर क्या किया, ए और बी मिलके जैसे ये और बी मान लें ये तीसरे व्यक्ति को सी को मारने गए, अब बी जो है नहीं मारा, ये गया इसको मार दिया, इसको मार दिया, अब ये कोर्ट में जा रहा है बोल रहा है कि हमने नहीं इन्होंने भी मारा है, दोनों लोग मारे हैं। तो जो ऐसा एग्रीमेंट होगा वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा, जो पनिशमेंट मिलेगी वो केवल एक को ही मिलेगी। तो इसीलिए कहा गया है कि सारे एग्रीमेंट लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं कराए जा सकते हैं। आई होप आपको पता हो गया। अब वाइड मतलब होता है जो कभी इन्फोर्स ना किया जा सके। अब इन मारने का जो एग्रीमेंट हुआ वो वाइड हुआ तो इसलिए ये कभी इन्फोर्स नहीं होगा। अब वाइडेबल का मतलब समझें तो वाइडेबल का मतलब होता है कि कभी इन्फोर्स करा जा सकता है, मतलब दोनों पर्सन में से कोई एक पर्सन अगर चाहे तो क्या कर सकता है इन्फोर्स करा सकता है। अब कौन इन्फोर्स करा सकता है, देखिए ये और बी ने क्या किया रुपया इकट्ठा किया 10-10 रुपया, अब 10 महीने दोनों इकट्ठा किए, अब बी लेके पूरा रुपया चला गया, बी क्या लेकर रुपया पूरा चला गया, अब ये का रुपया भाई उसमें ज़्यादा था, ये भी तो लगा रहा था तो ये का रुपया ज़्यादा था। अब ये जो वाइडेबल एग्रीमेंट एक तरीके से समझो वाइडेबल हो गया, अब ये वाइडेबल हो गया तो ये जाके कॉन्ट्रैक्ट कर मतलब कोर्ट में जाके रुपया को क्या कर सकता है क्लेम कर सकता है, रुपया ले सकता है, उसी की कहते हैं वाइडेबल, वाइड प्लस एबल, मतलब वो एबल है वाइड स्थिति उससे सही किया जा सकता है, तो जो वाइडेबल होगा उसको हम इन्फोर्स करा सकते हैं बाय लॉ के द्वारा। आई होप आपको इतना कंप्लीट हो गया। अब एक बहुत अच्छा मतलब जो हर बार आपको हर एक क्लास अगर करेंगे कॉन्ट्रैक्ट का तो हर एक टीचर 10 बार बताता है ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, जितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके अंदर एग्रीमेंट होता है। तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल समझें तो मैं बताता हूँ, अगर सिंपल समझो तो ये जो गोला है ये मान के चलिए आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, ये आपका गोला जो है कॉन्ट्रैक्ट है। अब कहता है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एग्रीमेंट है। अब ये जो एग्रीमेंट ये से समझिए एग्रीमेंट, तो जो
पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो एग्रीमेंट है, लेकिन जो एग्रीमेंट है वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि देखिए ये जो शेष भाग इधर का बच रहा है ये एग्रीमेंट रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा। जो भाग छिपा रहा है मतलब इसके अंदर आ रहा है तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। सिंपल अगर मैं आपको समझाना चाहूँ एक एग्जाम्पल के माध्यम से तो समझिए, जैसे आप क्या हैं, आप हैं, आप हैं, ये मान के चलिए आप हो गए, ये से छोटा से आप हो गए, पीछे आपका पापा हो गए। अब आपके अंदर पापा हैं कि पापा के अंदर आप हैं, कुछ हार्मोन्स जो होंगे वो पापा के आँख के अंदर आएंगे, बोलोगे सेम मेरी आँख पापा की जैसी है, आप बोलोगे सेम हाइट मेरी पापा के जैसी है। तो यानी कि क्या है, आल पापा नहीं कह सकते, एक एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ, अगर समझो तो मतलब जो पापा हैं वो कुछ भाग तो आपके अंदर आ जाएंगे, लेकिन आपके अंदर का पूरा, हो सकता है पूरा भाग आ जाए, हो सकता है थोड़ा आ जाए, लेकिन आपके अंदर का भाग पूरा इसके अंदर नहीं आएगा। सिंपल समझो कि अगर, हाँ अब रुपये के माध्यम से समझो, तो अगर समझो 1 रुपया है और ये पैसा है, ये 5 पैसा है, तो देखो आल रुपया इस जो है, आल रुपया आर पैसे, मतलब अगर 1 रुपया बोलना है तो उसे 100 पैसे बोल सकते हो, लेकिन 5 पैसे नॉट रुपया, 5 पैसे रुपया नहीं बन सकता। सिंपल समझ लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑफर। अब कैसे प्रॉमिस, मतलब प्रॉमिस जो एग्रीमेंट बनता है वो कैसे बनता है, तो सबसे पहले देखिए आप क्या करते हैं, ऑफर देते हैं, किसी को क्या देते हैं, सबसे पहले आप ऑफर देते हैं। अब मान के चलिए ये जो है वो ऑफर दे रहा है, किसको दे रहा है, तो बी को दे रहा है। ये क्या कर रहा है, ऑफर दे रहा है, किसको, बी को दे रहा है। अब बी जब उसको अपना एक्सेप्टेंस दे देता है, जब वो अपना एक्सेप्टेंस दे देता है तो वो बन जाता है प्रोमिस। सिंपल समझिए, ये जो आप हो गए, बी आपका दोस्त हो गया, आप दोनों ने क्या किया, आपने ये ने बी को क्या किया, जैसे आपने अपने दोस्त को बोला कि कोचिंग चलोगे, अब आपने बोल दिया कि हाँ कोचिंग चलोगे, अब वो क्या बोलता है कि हाँ चलूँगा। अगर वो बोल दिया हाँ चलूँगा तो ये हो गया आपका प्रोमिस। सिंपल समझे, अगर समझ गए तो अच्छी बात है। आगे देखिए, जैसे आपने क्या किया, आपने एक सिंपल समझो, आपने अपने दोस्त को बोला क्या कोचिंग चलोगे, दोस्त ने आपका आके आपको बोला कि हाँ हम चलेंगे, वो बन जाएगा प्रोमिस। सिंपल समझ लीजिए कि हाँ चलूँगा, वादा हो गया। अब इसके बाद में देखेंगे तो ऑफर और एक एक चीज़ का डिफिनेशन देखते चलते हैं कि हाँ डिफिनेशन क्या होता है और कहाँ पे डिफाइन है, क्योंकि ये ऐसे जब हम पढ़ेंगे तो आपको ईजिली याद होगा। तो सबसे पहले आपने ऑफर दिया, तो जो ऑफर देता है उसी को हम कहते हैं प्रपोजल। ऑफर जो देता है उसी को हम कहते हैं प्रपोजल। अगर ला की भाषा में कहेंगे तो प्रपोजल कहेंगे, जो डिफाइन है सेक्शन 2A में। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, मतलब एक आदमी सिग्निफाइज कर रहा है, एक आदमी क्या कर रहा है, सिग्निफाइज कर रहा है किसको, दूसरे आदमी को, अनदर हिज बिलोंगिंगनेस, मतलब अपना बिलोंगिंगनेस दे, हाँ या ना, टू डू और टू अबस्टेन फॉर डूइंग समथिंग, डूइंग एनीथिंग, मतलब कुछ करने के लिए, कुछ ना करने के लिए क्या करता है, बिलिंगनेस दे। एक आदमी दूसरे आदमी से सिग्निफाइज कर रहा है, पूछ रहा है कि आप कुछ करने के लिए और या फिर कुछ ना करने के लिए अपनी बिलिंगनेस दे, विद द व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ डेट अदर पर्सन ईदर टू सच एक्ट और अबस्टेंस ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। तो वो क्या होता है अगर वो अपना क्या दे सकता है, जब वो अपना अब्सटेंस मतलब जो अपना असेंट दे देता है तो वो प्रपोजल बन जाता है, अर्थात एक्सेप्टेंस हो जाता है। एक्सेप्ट वो जब पर वो जो है, जो ये आदमी सिंपल समझो, जैसे आप हो गए, ये जो हो गया, ये बी को दे रहा है अपना सिग्निफाइंस दे रहा है, ये जो है इनको सिग्निफाइज कर रहा है कि आप कुछ करने, यानी कि टू डू और टू डू, या टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, ऐसे कह रहा है। तो ये जो है, ये जो है, जो ये है और बी के बीच का जो बात है, जो बात बनेगी उसे हम कहेंगे प्रपोजल। अब देखो प्रपोजल कब एक्सेप्ट कर लेगा, जब भी एक्सेप्ट कर लेगा तो उसे हम कहेंगे एक्सेप्टेंस। अब जैसे आपने दुकानदार को गए, आपने बोला कि भैया हमको एक बिस्किट दे दीजिए, आपने उसको प्रपोजल दिया, क्या दिया, प्रपोजल दिया, यानी कि ऑफर दिया कि भाई हाँ आप बिस्किट दे दीजिए। अब उन्होंने क्या किया, एक्सेप्टेंस के माध्यम से वो बोले एक्सेप्टेंस
2 सेक्शन बी में जो डिफाइन है, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, मतलब जब आपने उसको प्रपोजल दिया तो प्रपोजल तो मिल बन गया, सिग्निफाइज इज असेंट, अब वो अपनी सिग्निफाइंस दे रहा है असेंट की, दियर टू द प्रपोजल इज सेड बी एक्सेप्टेड, अगर उसने एक्सेप्ट किया तो आपको उठा के क्या दे देगा, आपको अभी देगा नहीं, वो आपकी बातों को सुनेगा, उसके बाद में उसको एक्सेप्ट करेगा, अगर उसके पास है, अगर नहीं है तो बोल देगा नहीं है, तो ऐसे बोलेगा। प्रोमिस कब बनेगा, वो एक्सेप्ट कर ले रहा है, जैसे यानी कि अब उठाने जा रहा है बिस्किट को, तो सिंपल समझिए प्रोमिस जो होगा सेक्शन 2B में जो डिफाइन है, जिसका ये प्रपोजल व्हेन एक्सेप्ट बिकम अ प्रोमिस, मतलब जब एक प्रपोजल में एक्सेप्टेड, जो एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, प्रोमिस बन जाता है। जैसे आपने भैया से बोला, भैया आपने मुझे बिस्कुट दे दो, तो वो भैया उठा के आपको बिस्कुट दे दिया, यानी कि आप प्रोमिस हो गया। तो सिंपल वर्ड में समझे तो व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम प्रोमिस। इसके बाद में देखिए प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, प्रोमिसर जो प्रोमिस को देता है या प्रोमिस को करता है उसे प्रोमिसर, और जो प्रोमिस जिसे दिया जाता है। व्हेन द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, व्हेन द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, जो प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड एज प्रोमिसर, मतलब जैसे आपने गए दुकानदार को बोले, अब दुकानदार क्या कर रहा है, आपकी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रोमिसर हो जाएगा। एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड एज प्रोमिसी, एक मिनट सॉरी, व्हेन द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, जो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, जो प्रपोजल को बना रहा है, इज एज कॉल्ड प्रोमिसर, जो मतलब जो आप दे रहे हैं तो आप प्रोमिसर हो जाएंगे, एंड जो प्रोमिस कर रहा है उसे प्रोमिसी कहेंगे। एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड एज प्रोमिसी, मतलब जो प्रोमिस जो ऑफर देता है उसे ऑफरी कहते हैं, यानी कि प्रोमिसर कहते हैं, और जो एक्सेप्ट करता है उसे प्रोमिसी कहते हैं। यानी कि आप हो जाएंगे, जो आप बिस्कुट लेने जाएंगे तो आप हो जाएंगे प्रोमिसर, और जो एक्सेप्ट कर रहा हो जाएगा प्रोमिसी, सिंपल समझ लीजिए। तो ये मान के चलिए प्रोमिसर और प्रोमिसी को अगर समझें तो प्रोमिस जो कर रहा है यानी कि प्रोमिस, अब देखिए कंसिडरेशन यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बनने के लिए क्या होगा, एग्रीमेंट बनने के लिए जो प्रोमिस है प्रोमिस जिसमें प्रोमिसर और प्रोमिसी दोनों आ जाएंगे, तो जो प्रोमिस है उसके साथ कंसिडरेशन जुड़ना चाहिए, कंसिडरेशन के रूप में कुछ पैसा हो सकता है, कुछ वादा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो कंसिडरेशन का मतलब समझिए अमाउंट। अब अमाउंट अभी एक लीगल मैगजीन जो यूज होती है उसको भी देखेंगे। तो प्रोमिस प्लस एक कंसिडरेशन मिलके एग्रीमेंट हो जाता है। अब कंसिडरेशन भी जो हो वो कैसा हो, तो कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए। कौन कौन से लॉफुल कंसिडरेशन होते हैं इसको आगे अभी देखेंगे। तो देखिए कंसिडरेशन के डिफरेंशन देख लेते हैं। तो कंसिडरेशन मतलब होता है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिस और एनी अदर पर्सन हैज डन और abstain from doing something or does or abstain from doing something or promises to do और abstain from doing something, देखिए कितनी बार लिखा है, abstain from doing something does और abstain from doing something और promiser to do abstain from doing something such act, abstain from abstains और प्रोमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर द प्रोमिस। याद करना, ध्यान से याद करना, डेफिनेशन याद होनी चाहिए एग्जैक्टली। एक जो लीगल मैगजीन यूज होती है उसे हम कहते हैं क्विड प्रो क्यो, मतलब कुछ के बदले, जैसे आपको मैंने एक पेन दिया या आपको मैं वीडियो दे रहा हूँ, तो आप अपनी बिलिंगनेस के लिए क्या दे रहे हैं, आप अपना नेट यूज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सिंपल समझिए तो वो कंसिडरेशन हो जाता है। तो कंसिडरेशन के बीच में यानी कि हमारे और आपके बीच में क्या हो रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट बनना है वो वैलिड बनना है। सिंपल समझिए। तो क्विड प्रो मतलब होता है डेट इज समथिंग इन रिटर्न, मतलब किसी के बदले में किसी को रिटर्न करना। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो आप हमको रिटर्न में क्या दे रहे हैं, आप रिटर्न में हमको एक तो व्यू हमारे वीडियो पे आ रहा है और दूसरा आप हमको जो नेट यूज़ कर रहे हैं मान के चलिए हमारे रूप में यूज़ कर रहे हैं, वो कंसिडरेशन के रूप में यूज़ कर रहे हैं। सिंपल समझे तो सिंपल समझ लेते हैं। बढ़िया डायग्राम बना के नोट्स बनाइएगा। अब सिंपल समझो तो सिंपल में कैसे समझे तो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो एग्रीमेंट होता है वो इन्फोर्सेबल होना चाहिए, उसी को हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट सब डिफाइन कहाँ है, तो सेक्शन 2H में
सेक्शन 2H में कॉन्ट्रैक्ट से डिफाइन है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हम कह सकते हैं। याद रखना कॉन्ट्रैक्ट जो इतना पढ़ के आए हो इसमें क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका प्रोमिस, अभी देखते हैं एकदम से थी सीरियल भाई। देखो सबसे पहले जब जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको एकदम चार्ट में देखो कैसे कैसे होता है। चार्ट में, चार्ट ऐसे समझिए तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले प्रपोजल, एक आदमी क्या करता है प्रपोजल देता है। अब एक आदमी प्रपोजल देगा, दूसरा आदमी जो है वो उसे एक्सेप्ट करेगा, यानी कि किसको दे, जो प्रपोजल देता है यानी कि प्रॉमिस करता है। जब उस पर जैसे आपने किसी को प्रपोजल दिया, वो उन्होंने दूसरा आदमी जो है प्रॉमिस कर लेता है, और प्रॉमिस करके उसमें कुछ कंसिडरेशन ऐड करके एग्रीमेंट बना देता है। जैसे इन्होंने आपको ये सिंपल समझो, 1 मिनट, ये प्रोमिसर आप हो गए, ये बी जो है ये हो गया प्रोमिसी। अब आप ये ने बी को बोला कि आप बाजार चलोगे, बी ने प्रॉमिस करके उसमें कंसिडरेशन ऐड किया कि हाँ हम चलेंगे, और इसके लिए आप बाइक में तेल डला लेना, 10 रुपया दे देते हैं, और कंसिडरेशन के रूप में 10 रुपया हो जाता है। और उन दोनों के बीच में अब क्या हो गया, वो एग्रीमेंट बन जाएगा। अब पेट्रोल डलाने जाएंगे, अब वो देखो हो सकता है एग्रीमेंट है जो लीगली इन्फोर्सेबल हो सकता है लीगली नॉट इन्फोर्सेबल। अब लीगली इन्फोर्सेबल और लीगली नॉट इन्फोर्सेबल मतलब होगा, जो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होगा उसे हम वाइड एग्रीमेंट कर देते हैं, जो कभी इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है। और लीगली इन्फोर्सेबल मतलब जो इन्फोर्स कराया जा सकता है, जो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, जो हो सकता है भविष्य में कभी कराया जा सके। तो सिंपल आप समझ चुके हैं। अगर सिंपल समझो और अभी एक डायग्राम के बेसिस पे, तो एक डायग्राम के बेसिस पे समझो। सबसे पहले जो थोड़ा जूम करते हैं तो और अच्छे से आपको दिखेगा, समझ में भी आएगा। सिंपल समझो, अभी तक आपने पढ़ा ऑफर। ऑफर जो सेक्शन 2A में डिफाइन है, और प्रोमिस, ऑफर और एक्सेप्टेंस। ऑफर में जब एक्सेप्टेंस होता है तो प्रोमिस बन जाता है, और प्रोमिस के साथ कंसिडरेशन यानी कि कुछ रुपया जो ऐड हो जाता है तो एग्रीमेंट बन जाता है। और एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल होता है उसी को हम कह देते हैं लॉ बन जाता है। सिंपल, आप समझ गए होंगे, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए जो इसेंशियल्स देखे एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, तो इसेंशियल्स देख लेते हैं एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। तो इसेंशियल्स देखिए, सबसे पहले ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, मतलब एक ऑफर होना चाहिए उसके अंदर एक्सेप्टेंस होना चाहिए। दूसरा देखिए लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। और तीसरा देखो कंसेंसस एड एडम, और फिर फ्री कंसेंट होना चाहिए। और कैपेसिटी होना चाहिए कि हाँ और ना, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको समझ होना चाहिए। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट मतलब होता है लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। एंड देखिए लॉफुल ऑब्जेक्ट मतलब होता है जो पर्पस, यानी कि अब आप किसी को मारने का, पब्लिक हरासमेंट करने का एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। एग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर टू बी वाइड, जो वाइड डिक्लेयर ना किया जा सके ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए। और लीगल फॉर्मेलिटीज़ होना चाहिए कि लीगल फॉर्मेट में होना चाहिए, जिसे हम कॉन्ट्रैक्ट कह देते हैं। अब ऑफर एक्सेप्टेंस का आप देखेंगे यहाँ पे रिलेशन कैसे है। तो ऑफर एक्सेप्टेंस का रिलेशन देखने के लिए अब क्या करेंगे, अगली वीडियो आपकी आएगी जिसमें हम बताएंगे ऑफर एक्सेप्टेंस क्या होता है, कंसेंस एंड एडम क्या होता है, ये सब कैपेसिटी क्या होता है, लॉफुल कंसिडरेशन किसे कहते हैं, और जब कोई कॉन्सिक्वेंस होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट को बी रीच किया जाता है तो उसके क्या क्या पनिशमेंट हो सकते हैं, ये सब आप देखेंगे अगली वीडियो में। ये पूरा रहेगा यहाँ तक। ये अगली वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसका नोट्स लेने के लिए सबसे पहले मैं बता दूं कहाँ जाएंगे। तो आप इसका नोट्स लेने के लिए आप सीधा टेलीग्राम चैनल KWA ला क्लासेस पे विजिट कीजिए, या फिर आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके इसका PDF ले सकते हैं। PDF लेने के लिए सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं और टेलीग्राम चैनल KWA ला क्लासेस पे विजिट कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, वीडियो के अंत में मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी में हैं या किसी अदर यूनिवर्सिटी में हैं, पूरा आपका सेमेस्टर वाइज इसमें क्या किया जाएगा, इसी चैनल पर तैयारी कराया जा रहा है, वो भी फ्री। तो आप पढ़िए अच्छे से, थी मस्त रहिए। सारे सेमेस्टर का PDF यहाँ पे मिल रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी कोई डाउट है या फिर इसका अलग वीडियो चाहते हैं एक बोर्ड पे जो मैं आपके सामने खड़े होकर पढ़ाऊँ, तो वो बताइएगा। एक शॉर्ट वीडियो मैं डालूंगा इस पर, तो शॉर्ट वीडियो भी आएगा, उसमें देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।